Hello, good morning बच्चों. I am Brijesh Mishra, PGD Biology and welcome back on my channel Biology with Brijesh Mishra. बच्चों जो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे उसमें से हमने दो जो उसके सब पार्ट हैं, जो दो तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं. अब उसमें जो बचे हुए तीन थे वो आज हमने बोला था कि डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म. उसमें हमने थीमोट्रॉपिज्म कर लिया था और जियोट्रॉपिज्म कर लिया था हमने. तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि बेसिकली फोटोट्रॉपिज्म अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोटोट्रॉपिज्म उस तरह के मूवमेंट है जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं. फोटोट्रॉपिज्म उस तरह के मूवमेंट होते हैं जैसे कि जिसमें कि लाइट से रिलेटेड होते हैं. ये लाइट से कैसे, जैसे कि कोई भी, जैसे यहाँ पर मैं आपको प्लांट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे ये पॉट है आपका और ये आपका प्लांट है, ये आपकी रूट्स है. तो जैसे कि जो पौधा होगा, जो भी होगा प्लांट्स आपका, ये लाइट की तरफ अपने डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. वो ऐसा क्यों होता है? वो लाइट की तरफ बेंड होने का रीजन उसका ये है कि जो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है बच्चों, कि जो कंसंट्रेशन उसका डार्क साइड में ज़्यादा होता है, यानी कि जो जिस तरफ लाइट पड़ रही है उसकी तरफ ना हो कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा. और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उधर की तरफ ही वो बढ़ता जाता है. तो वो हमें ऑक्सीजन मिलता कहाँ पर है? तो वो हमें शूट के टिप पे, शूट मतलब स्टेम, उसके टिप पे और रूट के टिप पर मिलता है. तो यही एक रीज़न है कि जब उसमें जो ऑक्सीजन जिस तरफ लाइट होती है उधर की तरफ तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है अंधेरे में, तो रूट्स उसके नेगेटिव यानी उससे दूर भागते हैं लाइट वाले डायरेक्शन से. जैसे देखो उधर की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है, और ये जो होगा शूट उसकी तरफ ग्रो करेगा, उधर की तरफ बैठ जाएगा. अब इसके पीछे जो कहानी क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो सेल को डेवलप करने में, उसको सेल को एनलार्ज करने में, ग्रो करने में, उनमें डिवीज़न करने में उसको वो करता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब वो ऐसा करता है तो उसमें क्या होगा, जब डार्क साइड में, तो वहाँ पर सेल डिवीज़न ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो वहाँ पर सेल की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है इन कंपैरिजन टू जो लाइट के डायरेक्शन में होते हैं. जैसे आप इस तरह से देखें, अगर हम इसको और अच्छे से, लाइट है, ये सनलाइट है, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो इस डायरेक्शन में जो ऑक्सीजन है शूट टिप पर, जो इधर की तरफ जो डार्क साइड में है, तो वहाँ पर सेल के नंबर ज़्यादा होंगे. जब सेल के नंबर वहाँ पर ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, इस साइड वाले कंपैरिजन में जो लाइट के डायरेक्शन में है उसके अपोजिट वाले में जब सेल के नंबर ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाएगी. तो यही रीज़न क्या होता है कि ये इसको प्रोवोक करता है. जहाँ पर सेल डिवीजन कम है, उधर की तरफ लोड कम है, तो उधर बेंड हो जाएंगे वो. तो यही रीज़न होता है कि जो प्लांट होता है वो उधर की तरफ बेंड हो जाता है. इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और ये जो रूट्स हैं ये सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन मतलब जैसे कि ये ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? रूट टिप पर होता है. रूट टिप पर होगा तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन जैसे लाइट आ रही होती है, तो ये शो करता है आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो जहाँ तक है समझ में आ गया होगा आपको. और आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में थोड़ा और जल्दी क्यों कर रहा हूँ. इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से एक बच्चे ने बोला था मैसेज में कि सर हम लोग नोट्स खुद से बना लेते हैं, आप चीज़ों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके समझा दिया करो, समराइज कर दिया करो. और वैसे मैं करता ही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको समराइज कर दूँ. और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, या मैसेज जो स्कूल से जुड़े हुए हैं वो मैसेज में ज़रूर बताएं कि मैं और इसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि आपके लिए बेटर हो. ठीक है बच्चों, क्योंकि हम आपको ही पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप जैसा बोलें हम उस चीज़ को फॉलो करें और आपका भला हो सके. तो फोटोट्रॉपिज्म आपको समझ में आ गया कि जो प्लांट्स होता है उधर की तरफ वो बेंड हो जाता है. मूव करने का मतलब, सॉरी गलत बोला मैंने, मूव नहीं, बेंड कर जाता है. वो बेंड क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की वजह से. आपको ये समझ में आ गया होगा. यहाँ पर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि लाइट के डायरेक्शन में, लाइट जो स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन में क्या होता है, स्टेम उड़ जाता है. और जो रूट होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है. अब आता है कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ बच्चों को अभी नहीं पता, ये अभी आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो जैसे प्लांट होता है, आप इतना समझ लीजिए, प्लांट का
हाँ तो बच्चों हम लोग यही बोल रहे थे कि जो पोलन ग्रेन होता है ये ग्रो करता है किसके इन्फ्लुएंस में, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा बोला जाता है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम उसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कि क्या चीज़ है। इसे स्टाइल बोलते हैं, इसे ओवरी बोलते हैं। अभी के लिए आप समझ लें प्लांट होता है, प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो यही है, ठीक है। जिसे हम कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। नाम याद कर लो, अगले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन वाले में। तो ये जो स्टिग्मा होता है ये कुछ केमिकल सीक्रेट करता है, आप इससे रिलेटेड है इसलिए समझा रहा हूँ इस चैप्टर में। तो इससे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और इसकी एक रिसेप्टिविटी होती है। रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये हर तरह के पोलन ग्रेन्स को रिसीव नहीं करेगा। जो इसके लिए स्पेसिफिक होंगे खाली उन्हीं को ये अलाउड करेगा ग्रो करने के लिए, और उनके ही रेफरेंस में ये केमिकल सीक्रेट करता है ताकि वो ग्रो करके अपने पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब को निकालें और उसमें से जो मटेरियल है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये पोर्शन है वो भी बताऊंगा मैं, तो वो उसमें ग्रो करके डेवलप करवा सकें। अब आता है ये पोलन ग्रेन क्या होता है। पोलन ग्रेन बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आप इस तरह से पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे आप अभी पढ़ेंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन वाले में। ये आपका क्या हो गया स्टेमन, इसमें ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। तो एंथर में ये पोलन ग्रेन बनते हैं बच्चों, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसमें क्या बनता है एंथर बनता है। समझ में आ गया होगा कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ये पूरा का पूरा कार्पल और पिस्टल बोला जाता है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्पल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं पिस्टल के नाम से जानते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अभी आपको इसका रंग देखने को मिलेगा। और ये क्या चीज है, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पल पिस्टल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और ये आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें जो स्टिग्मा होता है इसका और इसका रोल आपको देखने को मिलेगा कीमोट्रोपिज्म में। कीमो का मतलब होता है केमिकल जो कि स्टिमुलाई का काम करेगा, और ट्रोपिज्म जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट को दिखाएगा कि केमिकल की इन्फ्लुएंस में किस तरह का जो आपका डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रहा है प्लांट के केस में। किस तरह से ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलती है बच्चों। तो ये पोलन ट्यूब किस कंडीशन में निकलेगी, जब यहाँ से केमिकल सीक्रेट होंगे, और केमिकल जब भी सीक्रेट होंगे जब इसके लिए स्पेसिफिक वाला पोलन ग्रेन्स वहां पर आएगा, और फिर उसके बाद ये पोलन ट्यूब को ग्रो करने में इन्फ्लुएंस करेंगे। इसको आप पक्का बता रहा हूँ, आप अगले चैप्टर को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको मैं जितना बता रहा हूँ वो जरूर समझ में आ रहा होगा कि पोलन ग्रेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, और फिर ये जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन के टाइम पर क्या होता है स्टिग्मा एक रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है छोटा सा, वो रिसेप्टिव ऑर्गन है जहां पर वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन जब भी डेवलप हो पाएगा, उसमें से पोलन ट्यूब जब भी निकलेगी जब इसमें से केमिकल सीक्रेट होंगे। और यही एग्जांपल है आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म का, ठीक है बच्चों। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है पोलन ग्रेन ग्रो करता है, पोलन ट्यूब निकलती है उसमें किसके इन्फ्लुएंस में, केमिकल के इन्फ्लुएंस में। और केमिकल कहाँ से निकलता है स्टिग्मा से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का केस इस तरह से बच्चों कि हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है पानी यानी कि वाटर। इसके इन्फ्लुएंस में किस तरह का ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। आपने देखा था ना नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट था ना, मोसा प्रोडिका वाला। थेक्मोट्रोपिज्म का तो अलग है, उसमें नास्टिक मूवमेंट बोला जाता है। उसमें ऐसा इस तरह का मूवमेंट होता है कि जब आप उसे टच करते हो तो वो तुरंत मुरझा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, ठीक है। लेकिन ये सब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम, जैसे ट्रोपिज्म बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। अब आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, ये वाटर के इन्फ्लुएंस में। आप जैसे कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, आप जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पानी आप उसे जब डालेंगे तो वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इनकी ग्रोथ जो होती है किस पर डिपेंड करती है, वो पानी पर होती है। जैसे एक्वेटिक प्लांट हो गए या दूसरे प्लांट हो गए,
तो किस तरह से उनमें किस तरह का मूवमेंट है, किसकी वजह से वो मूवमेंट आपको दिखाई देने को मिल रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि पानी की वजह से। अगर पानी नहीं होगा तो उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं, देखने को मिलेगी ना। तो जो आपके जो भी प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं, तो उनमें किसकी वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो पानी की वजह से, ये हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर की वजह से। तो वाटर के इन्फ्लुएंस में अगर, यानी ये स्टिमुलाई, इसके इन्फ्लुएंस में अगर किसी तरह का प्लांट में अगर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो वो उसके अंदर आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे आपका ये सीड है, सीड को भी अगर आप इसे पानी में डालते हो तो ये स्वेलअप हो जाता है, यानी इम्बाइब हो जाता है इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू, फिर बाद में इसमें जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से तो इन्फ्लुएंस हुआ ना, नहीं तो बीज तो वैसे ही पड़े रहते हैं, वो क्या जर्मिनेट थोड़ी ना होगा। तो जर्मिनेट कब होते हैं, वाटर के इन्फ्लुएंस में। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है कि ग्रोथ इज इन कंट्रोल्ड डायरेक्शन। ये जो ग्रोथ रिलेटेड हम ये जो मूवमेंट देख रहे हैं प्लांट के केस में या एनिमल के केस में, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि जो मूवमेंट हो रहा है या उनमें ग्रोथ हो रही है तो वो अनकंट्रोल्ड वे में होगा। अनकंट्रोल्ड वे का ग्रोथ का ही मतलब होता है कैंसर, ठीक है, ट्यूमर का फॉर्म होना। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती, ये कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होती है। और कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होती है तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट था वो फास्टर होता है बजाय कि इनके ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के, जैसे ये वाले हैं, या ये उसके कंपैरिजन में स्लो होते हैं। जैसे कि आपको ये छुई मुई का पौधा था इस तरह का, जैसे कि जो मैं आपको इस तरह का जो ये पौधा था, इसमें जो लीफ को आप जब टच कर रहे थे तो ये पूरा का पूरा मुरझा जा रहा था। इसमें क्या सालों थोड़ी लग रहे थे, ये तो फ्रीक्वेंट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है, या फिर वो फोटोट्रोपिज्म जैसे उसकी तरफ बेंड हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में तो ये स्लो प्रोसेस है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। उनमें सेल डिवीजन होगा, सेल ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन का रोल आएगा, बहुत सारी चीजें। तो जो भी आपका जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट होगा वो किस तरह का होगा, वो फास्टर होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, जो कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ग्रोथ वाले जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं। क्लियर हो गया मेरी बातों का, आप ध्यान दें, क्योंकि मुझे इसको समराइज करना है, आपको लिखवाना नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं लिखवाना तो फिर जिस तरह से आप बोलेंगे मैं उस तरह से करूंगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे बच्चों के, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है कि रेट ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बेस पर जो रेस्पॉन्स है हमें दो तरह से देखने को मिलता है। दो तरह से रेस्पॉन्स इस तरह से, जैसे कि जो आपका न्यूरॉन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, और दूसरा आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपको न्यूरॉन के थ्रू देखने को मिलता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन देखने को मिलती है बच्चों। ये प्लांट के केस में नहीं होता है, और हायर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ में होता है, ये आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो प्लांट भी आपका मल्टीसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप उसमें एल्गी को बोल सकते हैं। ये आपके लिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये न्यूरॉन से जो सेल जुड़े हुए होंगे ये उनको ही बेनिफिट पहुंचाएगा। ये फास्टर होते हैं, कौन से, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले होते हैं। लेकिन उनके सामने कुछ दो हमें लिमिटेशन देखने को मिलती है कि ये खाली उन तक मैसेज पहुंचा पाते हैं कि जो न्यूरॉन सेल से, यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए सेल रहते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हर एक सेल में न्यूरॉन सेल नहीं होती है आपकी, उनसे कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी के कुछ पोर्शन से ही जुड़े रहते हैं, ताकि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कवर अप कर सके, ये पता लगा सके कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो उसको इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को और आपके सीएनएस को पहुंचा सके, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर अभी कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपको पता है न्यूरॉन से मूव करती है, डेंड्राइट, साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, फिर इसी तरह से शोन मूव होती है। तो इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स मूव कर रही है तो जब तक पूरा प्रोसेस फुलफिल नहीं कर लेती, जैसे कि आपके रिसेप्टर से लेके आपके सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक नहीं पहुंच जाती, तो बीच में अगर आप फिर से स्टिमुलाई देंगे तो वो नहीं होता है काम। वो पहले अपने पूरे नर्व इम्पल्स को पूरा करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पूरा करती है, उसके बाद फिर दोबारा दूसरे इम्पल्सेस को अलाउड करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात
कि जब ये दूसरी नव इम्पल्स को अलाउ करती है तो उसमें उसको रिसेटिंग का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ और वो तुरंत वो हो गया। ये इसकी कुछ लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हर एक सेल तक रिलेटेड नहीं होती, हर सेल से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है, इसीलिए कुछ पार्ट में जा पाती है। और दूसरी क्या होता है, इसको रिसेटिंग का टाइम चाहिए होता है। अगर एक चालू हुई है नर्व इम्पल्स तो दूसरी को टाइम चाहिए स्टार्ट होने में, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब आता है दूसरा केमिकल कम्युनिकेशन या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कम्युनिकेशन इस तरह से होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा, जैसे कि प्लांट के केस में आपको नहीं देखने को मिलेगा न्यूरॉन्स, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं ताकि वो अपने हर एक सेल तक पहुँचाया जा सके। जैसे इसको हम जरूर डायग्राम के थ्रू समझेंगे, नहीं तो डायग्राम के बिना ये समझ में नहीं आएगा। जैसे ये आपका ये हर एक सेल है, ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपके पूरे के पूरे सेल है। ऊपर मान लीजिए आपके ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं और सेल मेम्ब्रेन पर भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, क्या होता है, सेल के बाहर की जो लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जैसे उसकी बॉडी है, तो जैसे यहाँ पर कोई केमिकल आता है और ये इसके द्वारा रिसीव किया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को अगर ये अंदर भेज रहे हैं सेल के पास, ठीक है, तो ऐसे ही वो अपनी नियर बाई नेबर सेल को भी वो इंफॉर्मेशन भेजता है। इस तरह से ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ती जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेशन दो तरह को देखने को मिलता है, एक तो न्यूरल और दूसरा कौन सा मिलता है, केमिकल। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इसमें देखो टाइम लग रहा है ना, उसमें तो आपको मिलियंथ और माइक्रो सेकेंड में ही वो पहुंच जाती थी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो उसके कंपैरिजन में टाइम टेकन है ना, इसलिए स्लोअर प्रोसेस होती है। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंपैरिजन में। इसीलिए मैंने बोला है रेट ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप कोई केमिकल ले रहे हैं, केमिकल कोई कंपाउंड यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आपकी बॉडी या प्लांट की बॉडी जब उसे एडजस्ट करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसके हर एक सेल तक पहुँचाती है, तो उसमें टाइम टेकन प्रोसेस है। क्लियर हो गया। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको भी पता होगा कि न्यूरॉन से एसिटाइल कोलामाइन जो होता था, ACH एसिटाइल कोलामाइन, ये मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये केमिकल सीक्रेट होता है, लेकिन ये तो न्यूरॉन्स वाले में काम करते हैं। ऐसे ही कुछ कंपाउंड यूज होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में भी, एनिमल्स की बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी। तो प्लांट्स की बॉडी में जो केमिकल्स अपने सेल टू सेल कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी बॉडी को, उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम और क्या होता है, फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप बोलेंगे कि आप अगर लखमीर सिंह मंजीत कौर पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज और आ जाएगा, इथाइलिन गैस, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में हम खाली वही पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये तो आपने बताया नहीं, चलो हम वही बता देते हैं। इथाइलिन गैस जो होता है फलों को पकाने के लिए काम में आता है, फ्रूट राइटनिंग के काम में आता है। ठीक है, और उसका कोई खास रोल नहीं है इथाइलिन गैस का, वो जल्दी प्रोसेस को रैपिडली करवा के उसको क्या करता है, फल को पकाने के काम में आता है। आगे समझो। अब आता है जो बेसिकली 4 आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है, आप समझ लीजिए। एक चीज, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हुई आ रही है ऊपर से। तो ये कितने तरह के होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, 4 तरह के, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसको याद कर लेंगे आप, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन क्या होता है, इसका रोल मैंने फोटोट्रॉपिज्म में बता दिया है। ये क्या करता है, ये सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, सेल को ग्रो करवाने में हेल्प करवाता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये जिबरेलिन क्या होता है, सेल को इलोंगेट करवाने के काम में आता है, जैसे कि सेल का जो साइज है उसको बड़ा करवाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ जिबरेलिन का। अब आता है साइटोकाइनिन। ये रैपिडली जो सेल डिवीजन वाले जो आपकी प्लांट में जो भी जगह है वहां पर ये मिलते हैं। क्या चीज़, जैसे कि आपके सीड हो गया, तो सीड में जर्मिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो सीड में आपको देखने को मिलेगा किसका कंसंट्रेशन आ जाएगा, साइटोकाइनिन का। फ्रूट में भी आपको साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि फ्रूट में भी आप देखते हो कि साइज बहुत जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाता है।
तो ये रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पर सेल डिवीजन बहुत स्पीड से होता है वहाँ पर किसका कंसंट्रेशन होता है, साइटोकाइनिन का। अब सेल डिवीजन क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सेल है, इससे अगर ये 2 बन जाए तो ये सेल डिवीजन है बच्चों। फिर इससे 1 से 2 बन गए, अब 2 से ये 4 बन जाएंगे, तो ये क्या है, ये सेल डिवीजन है। क्लियर हुआ? तो ये ऐसा काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। सेल को ग्रो करवाने का काम कौन करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन। जिबरेलिन क्या करता है, सेल को इलॉन्गेट करता है, जैसे कि सेल का साइज ये है तो इसको क्या कर देगा, ये बड़ा कर देगा। ठीक है, आगे समझे। अब आता है जैसे कि अगर ये तीनों के तीनों ग्रोथ हार्मोन हैं, ये तीनों के तीनों आपकी प्लांट की बॉडी को ग्रो करवाने में, उनको बड़ा साइज एनलार्ज करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप ही नहीं सोच रहे हैं, अगर लगातार यूं ही चलता रहा तो फिर उनकी ग्रोथ तो अनलिमिटेड हो जाएगी ना। उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करते हैं एब्सिसिक एसिड। ये लास्ट वाला, जैसे हम इनहिबिटरी हार्मोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन ये क्या काम करता है कि इन तीनों हार्मोनों की जो एक्शन है वो उनको पॉज करने का काम करता है। It is specialized in to inhibit the action of in these 3 growth hormones। इनको आप growth hormones तो ही बोलेंगे ना। ऑक्सीजन क्या काम करवा रहा है, सेल डिवीजन को वो कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। जिबरेलिन सेल इलॉन्गेशन और सेल डिवीजन उसमें कर रहा है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, साइटो से आप याद कर लीजिए, साइटो का क्या मतलब होता है, साइटो का मतलब ही होता है सेल। तो सेल को डिवीजन को करवाने में और ये फ्रूट और सीड के इसका कंसंट्रेशन आ ही रहता है साइटोकाइनिन का। एब्सिसिक एसिड आपका इनहिबिटरी हार्मोन का काम करता है। इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब ऐसे कि ये क्या करेगा, इनकी ग्रोथ को एक लिमिटेड अमाउंट में कंप्लीटली डेवलप हो जाने के बाद, ग्रोथ हो जाने के बाद फिर उसको पॉज कर देगा, वहाँ पर उसे रोक देगा। और इसी की वजह से क्या होता है, आपको विल्टिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तियां आपकी मुरझा जाती हैं। पत्तियों का मुरझाने का मतलब ये होता है कि जब ग्रोथ पूरी तरह से हो जाती है और उसमें जब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, जब धीरे धीरे उस सेल में कंटेंट जो भी प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ का मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने नियर बाई सेल को, और वहाँ पर वो पत्तियाँ फिर वो ड्राई होके धीरे धीरे मुरझा के फिर वो नीचे टपकना शुरू हो जाती है, जैसे आप बोलते हैं ड्रॉप ऑफ। क्लियर हो गया? तो यही एब्सिसिक एसिड का काम होता है, जो कि बेसिकली इनहिबिट करता है प्लांट के ग्रोथ को, उसको रेगुलेट करता है ताकि वो एक लिमिटेड अमाउंट में ग्रो करें। नहीं तो आप ही सोचें कि अगर ग्रोथ अनलिमिटेड हो गया तो एक प्लांट भी आपने देखे हैं क्या कि जो बहुत पहाड़ों से बहुत ज़्यादा ऊंचे हो, उनका एक लिमिट होता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये उसी तरह से जैसे ग्रोथ इज इन कंट्रोल्ड डायरेक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लांट हार्मोन पढ़ा, आपने पूरे ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ा, आप इससे पहले थिग्मोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म पढ़ ही चुके थे। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, एनिमल हार्मोन आएगा, उसके लिए